गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, तकरीबन सारी टेक कंपनियां आपको यहाँ मिलेंगी। ये सिलिकॉन वैली नहीं, सिलिकॉन वादी है। इसराइल के कोस्टल लाइन से लगा हुआ टेक नेबरहुड। आज की दुनिया का इसराइल टेक और स्टार्टअप कैपिटल्स कहा जाता है। इसराइल के कैपिटल सिटी जेरूशलम में 4,40,000 में से तकरीबन 1700 से ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप पर कैपिटा के हिसाब से किसी भी दुनिया की सिटी में सबसे ज़्यादा है। इसराइल दुनिया में पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे है। अमेरिकन सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इसराइल में ही हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा R&D सेंटर, विक्स, फाइवर, सोडा स्ट्रीम, वेस्ट जैसे हजारों स्टार्टअप इसराइल को दुनिया में USA, UK, कनाडा के बाद इसराइल को चौथे नंबर पर लाते हैं। 2020 के मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज के हिसाब से इसराइल दुनिया में छठे नंबर पे आता है। बड़ी मल्टीनेशनल IT कंपनीज को तो और भी मुल्कों ने अट्रैक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल दुबई ने फ्री जोन बनाकर दिया है, जहां पर वो टैक्स कंसेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देकर बाकी बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज होने की वजह से हम इसे टेक कैपिटल नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेशन के साथ में बड़ी इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी डेवलप करे बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा हमें सिलिकॉन वैली में दिखाई देता है और इसके बाद ऑब्वियसली सिलिकॉन वादी में। अगर आप इसराइल की लोकेशन को देखें तो एक तरफ सीरिया जो एक बड़े सिविल वॉर से गुजर रहा है और खुद इसराइल में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से चल रहा है। ऐसे में एक डेवलप इकोनॉमी का ग्रो होना बहुत रेयर होता है, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेते। लेकिन इसराइल में ऐसा नहीं हुआ। 2009 में डैन सेनर और सोल सेंगर ने इसराइल को एक इकोनॉमिक मिरेकल कहते हुए एक किताब लिखी, जिसका नाम स्टार्टअप नेशन है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन, IT नेशन या न्यू टेक नेशन के नाम से जाना जाता है। और ख़ासकर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ इसराइल में 86 लाख लोग रहते हैं और पाकिस्तान के तकरीबन 22 करोड़ लोग। अगर हमारे कराची से कंपेयर किया जाए तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ कराची में ही रहते हैं। इसके बावजूद क्यों इसराइल अपने IT सेक्टर में अव्वल है? ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है एजुकेशन। इसराइल दुनिया के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कंट्रीज में से एक है और इसकी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल कंपेटिटर्स हैं। इसराइल की एवरेज एज 30 साल और 92% इसराइली लोग शहरों में रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ आइडियाज़ ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी हो जाता है और साथ में अच्छा इकोनॉमिकल बिजनेस भी मिलता है। ओसकोड के फाउंडर उमर रवीफ फॉर्ब्स मैगजीन में इंटरव्यू देते हुए कहा कि स्कूल में ही बच्चों को सॉफ्टवेयर सीखने में इंकरेज किया जाता है। 13-14 साल के बच्चों को ही एडवांस कंप्यूटिंग सिखाई जाती है और बच्चों को घर में ही सॉफ्टवेयर सीखने के लिए इंकरेज किया जाता है। इसकी वजह से इसराइल में हर एम्प्लॉयज़ 10,000 में से 140 साइंटिस्ट और टेक्नीशियन और इंजीनियर्स हैं, जबकि USA में ये तादाद 85 है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सालों से इसराइली अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी मुश्किलात को अपने एसेट्स पे तब्दील किया। मिसाल के तौर पर इनके पास वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। जियोग्राफिकली इसराइल के चारों तरफ से इनके पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं, तो इसीलिए अपनी आर्मी को भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इसराइल में हर अडल्ट मेल को 3 साल और फीमेल को 2 साल आर्मी में सर्व करना पड़ता है। स्टार्टअप नेशन के ऑथर ने अपनी बुक में लिखा है कि आर्मी ट्रेनिंग यंग लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क सिखाती है। 1980 के दौर में इसराइल एक बड़े ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। 1980 से 85 तक महंगाई 100% रेट से बढ़ रही थी। इसराइल में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ज्यूस लोग आ रहे थे। इस दौर में 8 लाख के करीब सोवियत यूनियन के ज्यूस इसराइल में आए। इनमें से कई सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे। आगे जाकर यही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसराइल के गेम चेंजर साबित हुए। इसे इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त इतने लोगों को इसराइल को संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, तो इसराइल को इससे कोई नया रास्ता निकालना ज़रूरी था। इसराइल एयरफोर्स के एक्स मेजर जनरल डैन कोवेस्की ने एथेना वेंचर पार्टनर नाम की कंपनी शुरू की। कंपनी का काम नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देना। वहीं से एक के बाद एक स्टार्टअप्स और नई कंपनीज की स्टार्ट हुई। इसके बाद इसराइल गवर्नमेंट ने 1993 में ओज़मा प्रोग्राम लॉन्च किया,
इसके बाद फॉरेनर्स इन्वेस्टर कैपिटल को इसराइल में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया गया। प्राइवेट इन्वेस्टर्स के 40% शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। इन्वेस्टर को इनके इन्वेस्टमेंट का डबल रिटर्न करने का वादा किया गया। अगर आगे जाकर लॉस होता है तो इन्वेस्टर को गवर्नमेंट के 40% शेयर्स मिलेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर को मिलेगा और लॉस होता है तो गवर्नमेंट इसका हिस्सा लेगा। इससे प्राइवेट फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स ने इसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बदले में इसराइल में काफ़ी ज़्यादा नई कंपनीज के स्टार्ट होने की वजह से टैक्स ज़्यादा मिलने लगा और एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी बढ़ गई। ओज़मा की वैल्यू 1993 में 100 मिलियन थी और 1996 में 250 मिलियन हो गई और सन 2000 में 3.3 बिलियन हो गई। ओज़मा की खासियत ये थी कि स्टार्टअप चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। स्टार्टअप को डेवलप करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी बड़ा हाथ होता है। इसराइल किसी भी मुल्क से ज़्यादा अपनी GDP का 4.9% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। ओज़मा के साथ साथ एक हिस्टोरिकल इवेंट और भी हुआ जिससे इसराइल को टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिला। वो था टेलपोएट प्रोग्राम। 1979 में इसराइल डिफेंस फोर्सेस को भी यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ाए जाने लगे। इससे इसराइल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने लगा। इन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला फैक्टर होता है वो है कम्युनिटी। इसराइल में मोस्टली ज्यूज कम्युनिटी रहती है, जिनमें से 2/3 हिस्सा न्यू कमर्स का है। दुनिया में 170 नोबेल प्राइज विनर ज्यूज हैं। इसराइली स्टूडेंट्स को इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कहीं ना कहीं इनोवेशन इसराइली सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। इसराइल की इस इनोवेशन से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज वेरी को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदाफिज।